गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। अगर आप लोगों ने यूपी जुडिशियल सर्विस का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको आप लोगों ने देखा होगा, तो उन्होंने 1 महीने पहले अपने सिलेबस में जब चेंजेस किए तो उन्होंने अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो सिलेबस है उनमें उसमें कुछ माइनर एक्ट्स जोड़ दिए। उसी में से ये एक्ट भी है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी मुझसे आपके लिए मदद हो सकेगी, मैंने आपको पहले ही बोला कि उतना मैं कोशिश करूँगी, और आप लोगों को इन सारे माइनर एक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये माइनर एक्ट्स भारी नहीं है, बहुत आसान है। तो आज इसके सेक्शन 4 की मैं चर्चा करती हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह यूपी जुडिशियल सर्विस की ही चर्चा है। जैसे ही छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी आई, उसके एक दिन के बाद ही यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ गई, और आने के बाद हर जगह यूट्यूब पे हर टीचर, हर स्टूडेंट, हर जगह सिर्फ यूपी जुडिशियल सर्विस की चर्चा कर रहा है। तो चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उसका सिलेबस देखिए तो आपको पता चलेगा इतना ज़्यादा टफ कर दिया उन लोगों ने, इतना ज़्यादा लेंदी कर दिया है। तो सिर्फ यही कहना आसान थोड़ी है कि पेपर देना है। पेपर के लिए उतनी मेहनत और उतनी पढ़ाई भी तो करनी है। आपका मैं मॉरल डाउन नहीं कर रही हूँ, आपको मैं अवेयर कर रही हूँ कि आप लोग और ज़्यादा पढ़िए। तो अभी सबसे पहले ये जो एक्ट है जिसकी आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का जो भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है, इसकी जो चर्चा कर रहे हैं, इस एक्ट को बनाने के पीछे का लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का मकसद क्या है। तो जो भी नागरिक 60 साल या 60 साल से ऊपर के एज के होते हैं, उन्हें हम सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी और कैटेगरी में रखते हैं। और माता पिता की डेफिनेशन तो देना ही बेकार है, सबको पता है माता पिता कौन होते हैं। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, जो 60 साल से के या उससे ऊपर के होते हैं एज में, उनको मेडिकल प्रोटेक्शन देना, उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना और उनको मेंटेनेंस देना, ताकि वो अपने सामान्य जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी पाएँ और उन्हें किसी का मोहताज और उन्हें दुख भरा जीवन नहीं बिताना पड़े। इसी के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो इसका जो सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है और 3 है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। वो आप अपने खुद से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं देखने के बाद में, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 दिसंबर 2007 को मिली, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 4, जो इसका इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक है और शुरुआती सेक्शन है, तो आपको उसे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो वो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के बारे में और कल्याण के बारे में ही बात करता है। और वो कहता है कि जो भी व्यक्ति जो माता पिता की श्रेणी में है, जो माता पिता है या फिर जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में है, वो यहाँ पर अपने आप को सामान्य जीवन बिताने के लिए मेंटेनेंस के हकदार होंगे। तो उसी दौरान जो इसका जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि वैसे व्यक्ति जो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, या वैसे व्यक्ति जो अपना भरण पोषण, अपना खुद से खर्चा उठाने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस और वेलफेयर के बारे में बात की गई है। और इसमें वैसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो सब सेक्शन 1 का जो क्लॉज नंबर 1 है, वो उसमें कहता है कि माता पिता के साथ में यहाँ पर दादा दादी को भी शामिल किया गया है, कि माता पिता अपने एक बच्चे से, या उनके कई बच्चे हैं, 2-3 हैं तो उनसे, और दादा दादी अपने पोता पोती से या फिर अपने बच्चों से, अगर जो भी है, एक है या एक से ज़्यादा है, तो उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो क्लॉज नंबर 2 है, वो कहता है कि वैसे व्यक्ति जो निसंतान है या जिनके कोई बच्चे नहीं है, यानी वैसे सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिक जिनकी कोई संतान नहीं है, वो अपने नातेदारों से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकते हैं। अब नातेदार की परिभाषा आपको सेक्शन 2 के जी में मिल जाएगी, इसी एक्ट में ही। बहुत ज़्यादा आसान है, बस 1 बार 2 बार आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस जितना करिएगा उसके लिए
क्या ही मैं बोलूँ, जितना करिए उतना ही कम है। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो मेंटेनेंस की यहाँ पे बात की गई है, जो भी सीनियर सिटीजन्स को मेंटेनेंस देंगे वो उन्हें उतना मेंटेनेंस देने के लिए जो उतने नातेदार हैं वो बाउंड होंगे जो उनके सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। यानी उतना मेंटेन उनको करना ही पड़ेगा ताकि वो अपना सामान्य जीवन बहुत अच्छे से बिता सकें, उनके नातेदारों के लिए ये कहा गया है। उसके बाद जो अगला इसका सबसेक्शन है वो ये बात कहता है कि माता पिता को उतना मेंटेनेंस उनके बच्चे बिल्कुल देंगे, देने के लिए बाउंड होंगे, जिसके चलते माता पिता अपना सामान्य जीवन जो है वो आसानी से जी सकें। अब इसका सबसेक्शन 4 है, वो बहुत सारी जो है अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न उठ रहा है कि जैसे कल को अगर कोई नातेदार ये बात बोल दे कि भाई हम क्यों किसी सीनियर सिटीजन को मेंटेन करें, मेरे पास थोड़ी ना उतना पैसा है या मैं थोड़ी ना उतना कमाता हूँ, तो यहाँ पे पर्याप्त, आप जब देखिएगा मेंटेनेंस सीआरपीसी में भी या फिर हिंदू लॉ में, कि वहाँ पे बोला गया है पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति को मेंटेनेंस के लिए चुना जाता है, जिनके पास में सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होती है या उतना कि वो किसी और को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कल को कोई नातेदार, अगर ऐसा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में उठता है कि अगर कल को कोई नातेदार ये बात कहे कि भाई हम क्यों मेंटेन करें किसी सीनियर सिटीजन को, तो उसके लिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर दिया है लेजिस्लेचर ने। उन्होंने कहा कि ऐसा नातेदार जो किसी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा बना के रखे हुए है, उसे यूज़ कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे नातेदार जिन्हें किसी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी कल को अगर विरासत में मिलने वाली है, तो वो बिल्कुल हकदार है कि वो, मतलब उनकी जिम्मेदारी यहाँ बन जाएगी कि वो उन सीनियर सिटीजन जिनकी प्रॉपर्टी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसको पोजीशन में रखे हुए हैं, या कल उन्हें उस प्रॉपर्टी का जो है हक मिल जाएगा, तो उन्हें मेंटेन करना उनका दायित्व बन जाएगा। यानी उन नातेदारों को, अपने सीनियर सिटीजन को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब इसका जो प्रोविज़ो है वो ये बात कहता है कि मान लेते हैं कि कुछ ऐसे नातेदार हैं, मतलब एक से ज़्यादा नातेदार हैं, जिनके बीच में किसी सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी बंटने वाली है, तो उनमें रेशियो वाइज डिवाइडेड होगा। मतलब उनमें अगर ये बात होती कि कौन कितना मेंटेन करेगा, कौन कितना मेंटेनेंस देगा, अगर उनकी प्रॉपर्टी कई सारे नातेदारों के बीच में कल को जा रही है, जाने वाली है, तो उन्हें रेशियो के हिसाब से, यानी जितनी जिसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जितना जिसको हक मिलेगा, उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी सीनियर सिटीजन के लिए हो जाएगी। तो ये एक्ट जो था, इसका जो सेक्शन नंबर 4 है, ये वो बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको सेक्शन 4 से ही स्टार्ट कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 1, 2, 3 मत पढ़िएगा, उसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख जाइएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद वीडियो को बार बार सुनिएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने बाकी फ्रेंड्स में इस समय तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय पर, जिस समय सिलेबस चेंज हुआ और देने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है बहुत लोगों के पास में डायरेक्ट अवेलेबल ना हो, या कुछ नए लोग हैं जो पास आउट करके इस बार पहली बार जुडिशरी में बैठ रहे हैं और उन्हें समझ में ना आए, तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट किसी अच्छे से सेक्शन के साथ में, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि अभी जो यूपी जुडिशरी की एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पेपर के लिए हो, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ही टच करूँगी और कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी जो है जितना मैं हो सके आपकी हेल्प करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के और जी जान से पढ़िए। आलतू फालतू लोगों में और आलतू फालतू बातों में बिल्कुल भी दिमाग न लगाएं। मैं पहले भी आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो आप खुद भी जीवन में खुश नहीं रहते और दूसरों को भी रहने नहीं देते, इस समय तो आप एग्ज़ाम के टाइम उनसे बिल्कुल दूरी बना के रखें। बाय बाय।